क्राई दुनिया के सबसे मजबूत क्लेन द ग्रीविंग सोल का लीडर है और उसकी विजडम और पावर के लिए उसका बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन असलियत में वो एक टोटल वीकलिंग है और बस किसी तरह अपने काम से छुट्टी लेना चाहता है। हम देखते हैं कि क्राई एक ट्रेजर हंटर क्लेन मीटिंग में लाइन में खड़ा है और ऐसा लगता है कि उसका बिल्कुल मन नहीं है यहाँ रहने का, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। इस दुनिया में ट्रेजर हंटर्स बेसिकली सेलिब्रिटीज होते हैं क्योंकि वो ट्रेजर वॉल्ट्स को दुनिया भर में एक्सप्लोर करते हैं और फैंटम्स के अगेंस्ट अपनी जान दांव पर लगाते हैं बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के। यह एक डेंजरस काम है, लेकिन फेम और दौलत के वादे लोगों को हर साल ट्रेजर हंटर बनने पर मजबूर करते हैं। इस काम के लिए लोग अक्सर एक क्लेन ज्वाइन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप्स, जो राजधानी में एक मशहूर और बेस्ट क्लेन माना जाता है। इसमें अलग अलग पार्टीज का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। इतने सारे लोग यहाँ ज्वाइन करने आए हैं क्योंकि अगर तुम्हारा नाम जिन्बू नहीं है तो सोलो हंटर के तौर पर तुम एक लिमिट तक ही जा सकते हो। क्राई चुपचाप और बिना अटेंशन अट्रैक्ट करे ये सब खत्म करना चाहता था, लेकिन अचानक उसके पीछे वाली लड़की उससे बात करना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या वो भी एक पार्टी ज्वाइन करने आया है। क्राई पुराने तरीके का इस्तेमाल करता है उस लड़की को इग्नोर करने का ताकि वो चली जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझे, लड़की उसके आगे आकर अपना परिचय देने लगती है। उस लड़की का नाम रूडा है और वो एक लेवल 3 हंटर है। वो अपना हाथ बढ़ाती है क्राई से मिलने के लिए, लेकिन क्राई हाथ मिलाने से मना कर देता है। हाँ, अपना नाम जरूर बताता है। रूडा डिसअपॉइंटेड होती है कि क्राई ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन वो इससे जल्दी ही भूल जाती है और अपने बारे में और बताने लगती है। अब तक वो सोलो हंटिंग कर रही थी, लेकिन एक वॉल्ट जो व्हाइट वॉल्फ डैन कहलाता है उसको अकेला संभाल नहीं पाई, इसलिए अब वो एक पार्टी ज्वाइन करना चाहती है। तभी उनके आगे खड़ा आदमी मुड़कर रूडा से कहता है कि उसे लेवल 3 होने पर इतने डेंजरस वॉल्ट्स हैंडल नहीं करने चाहिए। वो हंसकर उसे एक इनएक्सपीरियंस एमेच्योर बुलाता है, क्योंकि चाहे वो लेवल 3 पर हो, लेकिन अभी भी वो बाकी प्रोफेशनल हंटर्स के सामने एक बिगिनर ही है। जब बात और ज्यादा गर्म होने लगती है, रूडा गुस्से में आ जाती है और क्राई चाहता है कि काश उसने घर पर ही रहना चुना होता ताकि यह सब देखना ना पड़ता। रूडा अपने नाइफ्स निकालने ही वाली थी उस आदमी पर अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले एक गार्ड आता है और उसे याद दिलाता है कि यह लंदन की गलियां नहीं है। अगर उसने ये तमाशा बंद नहीं किया तो उसे क्लेन मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। रूडा अपना गुस्सा संभालती है और नाइफ्स वापस रखकर अपनी गलती मांग लेती है, जबकि क्राई वहां खड़े खड़े प्रिटेंड करता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर बाद क्राई क्लेन मीटिंग के अंदर पहुंच जाता है और रूडा अब भी उसके साथ है, क्योंकि यह जगह में उसका एक ही जाना पहचाना इंसान है। रूडा सब पावरफुल हंटर्स को देखकर हैरान होती है और थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस करती है, क्योंकि उसने कभी ऐसे जगह नहीं देखा था। वो क्राई से पूछती है क्या वो पहले यहाँ आया है, तो क्राई कहता है कि यह उसका 5वां टाइम है। रूडा सोचती है कि क्राई तो शायद एक बेकार हंटर है अगर उसे बार बार रिक्रूटमेंट मीटिंग में आना पड़ रहा है। हंटर्स के बीच टैलेंट सब कुछ होता है, तो एक रैंडम आदमी भी अपना नाम कमा सकता है और रैंक्स चढ़ सकता है। रूडा एक पार्टी को देखकर जो दूसरी साइड फ्लैशी कपड़ों में है, क्राई से पूछती है उसके बारे में। क्राई बताता है कि वह पार्टी आर्क ब्रेव कहलाती है और आज जो पार्टीज रिक्रूटमेंट के लिए आई हैं उनमें सबसे स्ट्रांग है। उन्होंने सिर्फ 6 मेंबर्स के साथ एक लेवल 7 वॉल्ट कंप्लीट किया था, इसलिए उनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। अगर तुम्हें उनके लीडर आर्क रोडेन ने स्काउट कर लिया तो तुम्हारा हंटर करियर सफल होने की गारंटी है। रूडा और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और एक कोने में पड़ा खाली डेस्क देखकर क्राई से पूछती है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले जो आदमी पहले लड़ रहा था वो वापस आ जाता है और कहता है कि वह सब कुछ समझा देगा। रूडा को उस आदमी से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी समझाने लगता है और बताता है कि वो डेस्क ग्रेस का है, जो इस क्लेन के फाउंडर्स हैं। उन्होंने कुछ साल पहले राजधानी में अपना नाम बनाया था और द ग्रीविंग सोल के नाम से मशहूर हुए थे, लेकिन बाकी लोग यह नहीं जानते कि यह लेजेंडरी पार्टी में क्राई के बचपन के दोस्त हैं और उनका जुनून सबको पागल बना देता है। कुछ अफवाहें थी कि द ग्रीविंग सोल पार्टी आज रिक्रूटमेंट करने वाली थी, लेकिन उनका स्पॉट खाली है, इसलिए क्राई सोचता है कि यह अफवाहें झूठी थी। तभी एक लड़का जो द ग्रीविंग सोल्स पार्टी में अप्लाई करने आया था नोटिस करता है कि वह लोग अभी तक नहीं आए, तो वो गुस्से में आ जाता है। उसका विश्वास है कि एक दिन वो दुनिया का सबसे मजबूत हंटर बनेगा और इसलिए उसके लिए सिर्फ द ग्रीविंग सोल ही एक ऐसी पार्टी है जो उसके लायक है। क्राई उस लड़के को मजेदार पाता है, लेकिन रूडा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उस लड़के का लेवल रूडा से ज्यादा है। तभी एक लड़की जिसका नाम टीनो है आती है और तैयार होती है उस लाल बाल वाले लड़के को मारने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ उसका हक बनता है द ग्रीविंग सोल्स पार्टी को ज्वाइन करने का। टीनो का पार्टनर उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह सब तमाशा करने लायक नहीं है, चाहे वो लाल बाल वाला लड़का कितना भी एनॉय कर रहा हो। एक सेकंड के लिए लगता है कि सब शांत हो गया है, लेकिन फिर क्राई अपने फर्स्ट क्लास इंस्टिगेशन के साथ सब बिगाड़ देता है और अचानक पूरी रूम उस फाइट को सपोर्ट करने लगती है। सभी के हाथ खुल गए, अब तो टीनो और वह लड़का लड़ने के लिए तैयार हैं। क्राई को समझ आ जाता है कि यहाँ हाल बिगड़ने वाला है, इसलिए वो रूडा से कहता है कि बाहर चलती है। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है, टीनो का इरादा होता है उस लड़के को मार देने का, क्योंकि वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स का घमंड कर रहा था। वो सोच रही थी कि मारने के बाद वो सॉल को बुला लेगी जो मर्डर चार्जेस हैंडल कर लेगा, लेकिन उसका प्लान तब बदल जाता है जब उसे एक फैमिली प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ही वो क्राई को देखती है, वह अपनी फाइट को भूल जाती है और सीधा क्राई की तरफ भागती है। क्राई इस सडन अटैक से घबरा जाता है और पीछे गिर जाता है।
तीनों घबराहट में उसे मास्टर कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने देखा कि उसने कैसे अपना गुस्सा खोया था वहां। तभी आग भी वहां आता है और क्राई को ग्रीट करता है क्योंकि वह उसके आने का इंतजार कर रहा था। क्लेन मीटिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती थी जब तक क्राई वहां नहीं आता, क्योंकि वो दोनों क्लेन मास्टर और द ग्रीविंग सोल्स के लीडर है। जो लोग अब तक क्राई को नहीं पहचानते थे वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि क्राई यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। लेकिन इतनी अटेंशन से क्राई को उलझन होती है और अब तो बस घर जाना चाहता है। कुछ सालों पहले जब क्राई और उसके बचपन के दोस्त राजधानी में पहली बार आए थे तो वो बिगिनर वॉल्ट्स को रिकॉर्ड टाइम में क्लियर कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्राई को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वह क्या कर रहा है। एक मॉन्स्टर ने उसे मारने वाला था, लेकिन उसके टीममेट्स ने सोचा कि उसने जानबूझकर अपनी गार्ड नीचे की थी ताकि वह बैट बन सके, और वह इसे मानते गए। लेकिन असल में तो वो मॉन्स्टर से मार खाने वाला था। सबका एक सपना था एक्सेप्शनल हंटर्स बनने का, लेकिन बाकी 5 दोस्तों के मुकाबले क्राई एकदम ऑर्डिनरी था। उसे पता था कि एक दिन वह पार्टी के लिए एक बोझ बन जाएगा, और वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसे उसकी कमजोरी के लिए नफरत करें। इसलिए उसने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब उसने पार्टी छोड़ने की कोशिश की तो उल्टी ही बात हो गई और उसे पार्टी का लीडर बना दिया गया। ये कैसे उसकी कट पोजीशन बनी जहां वह अपने ट्रूली टैलेंटेड बचपन के दोस्तों का लीडर है, लेकिन सच में तो क्राई सिर्फ रिटायर होना चाहता है। रुडा और ग्रेग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह पूरा समय क्लेन मास्टर से बात कर रहे थे। और जब क्राई अपनी चेयर में बैठे होते हैं तो आक आता है और पूछता है कि क्या क्राई लेट आया था ताकि वह आम लोगों की तरह क्राउड को ऑब्जर्व कर सके। क्राई इसे मना करता है और कहता है कि वह बस ज्यादा सो गया था, लेकिन आक उसकी बात नहीं सुनता और पक्का मान लेता है कि क्राई ने जानबूझकर लेट एंट्री की थी। क्राई जितनी बार भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लोग उसे गलत समझ लेते हैं, और यह गलत समझते हैं कि वह वैसा है जैसे लोग सोच रहे हैं। टी को पसंद नहीं कि आक क्राई के इतने करीब है, इसलिए वो चाहती है कि आक को क्लेन से निकाल दिया जाए। लेकिन क्राई ऐसा नहीं करेगा। टीनो एक लेवल 4 हंटर है जो क्राई के बचपन की दोस्त लिच का अप्रेंटिस भी है, इसलिए वह उसके आसपास ही घूमती रहती है। आक क्राई से पूछता है कि क्या उसके पास रिक्रूटमेंट के लिए कोई अच्छे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सच तो यह है कि अभी पार्टी में नए मेंबर्स की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि क्योंकि आक लगभग कभी नए लोगों को रिक्रूट नहीं करता, क्राई इस मौके का फायदा उठाता है और पूछता है कि क्या आक सच में उसकी रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेगा। आक कहता है कि वो किसी को भी एक्सेप्ट करेगा जो क्राई चुने, और यह बात सबको सरप्राइज कर देती है। वाइस कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आक उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जो भी क्राई चुनेगा वो वर्दी होगा उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। तीनों शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आक उसे रेकमेंड करने की सोच रहा है, लेकिन वह आक को पसंद नहीं करती तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड है कि उसे एक्सेप्ट करे या नहीं। अचानक वह लड़का जो पहले से तमाशा कर रहा था, जिसका नाम गिलबर्ट है, सामने आता है और तैयार है अगर जरूरत पड़े तो भीख मांगने के लिए भी, ताकि क्राई उसे एक्सेप्ट कर ले। क्राई सोचता है कि क्या गिलबर्ट अच्छा चॉइस होगा या नहीं, लेकिन फिर जल्दी से गिव अप कर देता है क्योंकि वह कैरेक्टर जज करने में बहुत खराब है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे पता चले कि कोई इंसान फ्यूचर में स्ट्रांग बनेगा या नहीं, इसलिए वह यह फैसला किस्मत पर छोड़ देता है। क्राई गिलबर्ट को कहता है कि वह उसे रेकमेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। एक हंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह हमेशा जीते। अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो उसके पार्टी मेंबर्स को खतरा हो सकता है। इसलिए क्राई चाहता है कि वह यह प्रूव करे कि उसमें हमेशा जीतने की एबिलिटी है। और जब से क्राई ने अपना हंटर का करियर शुरू किया है उसने कभी नहीं हारा, हालांकि यह इसलिए क्योंकि वह कभी किसी रियल फाइट में नहीं गया। क्राई अपना एक रिंग आर्टिफैक्ट निकालता है और सब हंटर्स को अनाउंस करता है कि जो भी पहले ये रिंग आग के पास लाके देगा उसे उसकी पार्टी में एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद वह रिंग को भीड़ में फेंक देता है और काउस को अनफोल्ड करते देखने लगता है। सबसे पहले जो रिंग उठाता है वह गिलबर्ट होता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि 1 सेकंड बाद ही टीनो उसके ऊपर अटैक करके उसका मुंह इतना जोर से मार देती है कि वह रूम के दूसरे कोने में गिर जाता है। गिलबर्ट को अब डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन अभी किसी का ध्यान उस पर नहीं है क्योंकि रिंग अब फ्लोर पर रोल कर रही है। शुरुआत में सब हेसिटेंट होते हैं, लेकिन जल्दी ही सब उस पर लड़ने लगते हैं। इस पॉइंट पर क्राई डिसाइड करता है कि अब उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जब वो जा रहा होता है तो बार तोड़ फोड़ हो रहा होता है, लेकिन क्राई कहता है कि यह उसका प्रॉब्लम नहीं है और वो घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन यह उसका प्रॉब्लम बन जाता है जब बार फाइट फ्रंट पेज न्यूज बन जाती है। पता चलता है कि पूरी जगह फाइट की वजह से तबाह हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। दिन के अंत में एवा क्राई को बताती है कि एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन उसे प्राइवेट मीटिंग करना चाहती है, और क्राई को ऑलरेडी पता होता है कि इसका मतलब है कि वो उस पर चिल्लाएंगे। वो पूछता है कि आक ने यह न्यूज कैसे ली, तो एवा बताती है कि आक ने इसे काफी अच्छे से लिया और इस पर हंस दिया। क्योंकि आक नाराज नहीं है, क्राई सोचता है कि अब वो इस अच्छी मूड का फायदा उठाए और उससे बार के रिबिल्ड का बिल भेज दे, साथ ही उससे रिक्वेस्ट करे कि वो एसोसिएशन के मीटिंग को भी हैंडल करे। लेकिन एवा बताती है कि यह मीटिंग खास उसके लिए है, तो कोई तरीका नहीं है कि वो इससे बच सके, चाहे वो कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे। गार, जो एसोसिएशन का मैनेजर है, उसे ढूंढने में एक्सपर्ट है, इसलिए क्राई फाइनली मान जाता है कि उसे जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करेगा ताकि सब जल्दी से खत्म हो सके, और यह सीक्रेट वेपन है
गिरा गिरा के माफी मांगना। क्राई आर्ग्यू करता है कि सिर्फ बार को डैमेज हुआ था और क्योंकि कोई चोट नहीं लगी और बार के ओनर को कॉम्पेंसेट कर दिया गया है, इसलिए अब और कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। गार अभी तक उस पर चिल्लाने का मौका भी नहीं ले पाया था, लेकिन क्राई को माफी मांगते देखकर उसने फिलहाल उसे जाने दिया। लेकिन चाहे कोई ऑफिशियल कंप्लेंट्स ना हो, उसको अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और इसी वजह से गार उसे एक क्वेस्ट असाइन करता है और क्राई के पास इसे मना करने का कोई हक नहीं है। एसोसिएशन के पास कई तरह के क्वेस्ट होते हैं जो हंटर्स के लिए आते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती हैं कि कुछ क्वेस्ट तो इतनी डिफिकल्ट या फिर कम पेइंग होती हैं कि कोई उन्हें करना नहीं चाहता। ऐसे क्वेस्ट को हंटर्स चोज कहते हैं और क्राई बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे ऐसी कोई चोर मिली हो। तो वो ड्रामा करता है और कहता है कि वह इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझ सकता। लेकिन गार उसे इस बार काम छोड़ने नहीं दे रहा, इसलिए क्राई को मजबूरन एक क्वेस्ट चुननी पड़ती है। क्राई क्वेस्ट बुक खोलता है और सबसे आसान क्वेस्ट ढूंढने लगता है। सभी अवेलेबल क्वेस्ट्स में सबसे लोएस्ट लेवल 3 है, तो वो वही चूज करता है। उसका प्लान था कि यह काम आग पर डाल दे, लेकिन जब वो उसे ढूंढने जाता है तो टीनो उसे बताती है कि आग अभी कुछ नोबल्स के साथ मीटिंग में बिजी है। आग काफी देर तक वापस नहीं आने वाला और कोई और भी यहाँ नहीं है, इसलिए अब क्राई के पास अपना काम छोड़ने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। तभी उसकी नजर टीनो की उंगली पर पड़ती है जिसमें वो क्राई की रिंग पहनी हुई है, मतलब उसने कल का छोटा सा गेम जीत लिया था। लेकिन अभी वो बात छोड़ो, क्राई उससे पूछता है कि क्या वो अभी फ्री है। टीनो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि क्राई उसे डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए क्राई उसे कहता है कि उसके लिए एक क्वेस्ट है। ये सुनते ही टीनो तुरंत भाग जाती है, लेकिन चाहे वो कितनी भी फास्ट हो, क्राई के पास अपने तरीके हैं उसे पकड़ने के। क्राई अपने चेन डॉग सिल्वर को बुलाता है और उसे टीनो को पकड़ने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में क्राई टीनो को एक चेयर में बांध लेता है ताकि वो उसके साथ क्वेस्ट डिस्कस कर सके। टीनो को धोखा महसूस होता है क्योंकि वो सिर्फ क्राई के साथ डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन अब वो उसे जबरदस्ती इस घटिया क्वेस्ट पर भेजने की तैयारी कर रहा है। क्राई पूछता है कि क्या प्रॉब्लम यह है कि टीनो ये क्वेस्ट अकेली नहीं करना चाहती। टीनो जवाब देती है कि अगर क्राई उसके साथ आए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब होगा कि क्राई को एक्चुअल काम करना पड़ेगा जो उसके बस का नहीं है। इसलिए क्राई डिसाइड करता है कि वो टीनो को कल मिले हुए हंटर्स के साथ यह मिशन पर भेज देगा। 6 साल पहले जब क्रे की पार्टी पहली बार कैपिटल पहुंची थी, वे एसोसिएशन में आधिकारिक तौर पर हंटर्स के रूप में रजिस्टर करवाने ही वाले थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, क्रे डरने लगा। ल्यूक ने उससे कहा कि इतना टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि वही तो था जिसने आइडिया दिया था कि हमें कैपिटल में सबसे बेस्ट बनना चाहिए। क्रे को अपने दोस्त की ताकत का टेंशन नहीं था, बल्कि इसलिए परेशान था क्योंकि उसे लगता था कि वो बस उन्हें नीचे खींच रहा होगा। ल्यूक ने क्रे की बकवास बंद करने को कहा और एसोसिएशन के दरवाजे खुद ही खोल दिए। फिर ल्यूक ने डिक्लेयर कर दिया कि वह दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। उसके बाद लिज आई और अनाउंस किया कि वह दुनिया की सबसे पावरफुल थीफ है। अब इतने ग्रैंड एंट्रेंस के बाद पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। क्रे रिसेप्शन डेस्क तक गया अपनी पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन उसके मन में यह चल रहा था कि वह अपने दोस्तों को ऐसा लीडर चुनने का रिग्रेट करवा के रहेगा। जब उससे अपनी पार्टी का नाम चुनने को कहा गया, उसने बिना किसी रीजन के एक एडजी नाम सोचा और पार्टी का नाम रखा, ग्रीविंग सोल। पार्टी के दूसरे लोगों को यह नाम डार्क और ग्लूमी लगा, लेकिन जब क्रे ने अपने खराब नाम रखने का बहाना बनाया लीडर बनने से बचने के लिए, तो सबने अपनी राय बदल दी और कहने लगे कि उन्हें यह नाम बहुत पसंद आया। आज के वक्त में क्रे ने सबको बुलाया जिन्हें वो अपना काम ट्रांसफर करना चाहता था। ग्रेग को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि क्रे सच में ग्रीवर गिल्ड का मास्टर है। कितना भी अजीब लगे, क्रे ने अपनी पोजीशन कंफर्म की, जिसका मतलब था कि वह वही इनफेमस 1000 ट्रिग्स है जिसके बारे में सबने एसोसिएशन में सुना है। जब एक हंटर एक सर्टेन लेवल के अचीवमेंट और प्रेस्टीज तक पहुंचता है तो उन्हें स्पेशल नाम दिए जाते हैं और वे सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्रे का दूसरा नाम 1000 ट्रिग्स बन गया था, लेकिन गिलबर्ट को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि क्रे सच बोल रहा है, क्योंकि 1000 ट्रिग्स को तो कैपिटल का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है और क्रे को देखकर लगता है कि वह तो कभी ट्रेनिंग भी नहीं करता। तीनों तुरंत क्रे का डिफेंस करने लगी, कहने लगी कि गिलबर्ट ही इतना कमजोर है जो क्रे की ताकत समझ नहीं पा रहा। हालांकि क्रे को खुद यह नहीं पता था कि वह किस ताकत की बात कर रही हैं, क्योंकि उसे बस अपने दोस्तों के अनड्यू प्रेस के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है। बाकी सब एक तरफ, क्रे ने गिलबर्ट और दूसरों से पूछा कि क्या वे जॉब एक्सेप्ट करना चाहेंगे, लेकिन गिलबर्ट ने क्रे का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह अब तक नहीं मानता था कि क्रे कैपिटल का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। ग्रेग ने गिलबर्ट को चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि कौन जाने क्या होगा अगर कैपिटल का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान गुस्सा हो गया। लेकिन गिलबर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने ग्रेग की नाक में अपनी उंगली घुसा दी। गिलबर्ट के ऐसे बिहेव करने पर क्रे ने उसे समझाने का आइडिया छोड़ दिया और ग्रेग की तरफ मुड़ गया। ग्रेग खुशी से क्रे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, अब बस रुडा बची थी। क्योंकि क्वेस्ट वुल्फ डैन में होने वाला था, क्रे को लगा ये रुडा के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो वैसे भी उसे क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। रुडा अपने टीममेट्स को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि वो इसमें साथ देगी। क्रे को यह सुनकर अच्छा लगा, तो उसने तीनों से कहा कि अगर उसे और मदद चाहिए तो वो किसी और को भी क्लैन से ले सकती है।
तिनो ने क्रे से प्लीड किया कि वह भी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन क्रे ने सीधा मना कर दिया। अब जब तिनो की पार्टी का काम हो गया था, क्रे मुड़कर चलने लगा। लेकिन गिलबर्ट को यह पसंद नहीं आया कि क्रे उसे इग्नोर कर रहा था, तो उसने क्रे को ड्यूल के लिए चैलेंज किया और कहा कि अगर वह हारा तो वो टीम ज्वाइन कर लेगा। क्रे को लोगों का चैलेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने एक सिंपल सॉल्यूशन सोचा और ड्यूल के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि तिनो उसकी जगह लड़ेगी। तिनो को इस अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह गिलबर्ट पर गुस्से में थी, उसके मास्टर का इंसल्ट और क्वेश्चन करने के लिए। और साथ ही वो क्रे को दिखाना चाहती थी कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है अपने सुपर्ब कैमरा एंगल्स के साथ। गिलबर्ट का कल तिनो ने मुंह तोड़ दिया था, लेकिन गिलबर्ट ने कहा कि वह बस ऑफ गार्ड था और अगली बार वो नहीं हारेगा। जैसे ही वह तिनो को हरा देगा, वो क्रे के पीछे आएगा। क्रे अब इरिटेट हो रहा था और उसका आज किसी भी वजह से लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन गिलबर्ट इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था, तो क्रे ने उसे इन्फॉर्म किया कि तिनो भी उसी की तरह लेवल 4 पर है। तिनो ने इस पर और ऐड करते हुए कहा, कोई चांस नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी से हार जाऊंगी, और अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए उसने अपने वेपन्स जमीन पर गिरा दिए। रुडा और ग्रेग थोड़ा टेंशन लेने लगे, क्योंकि चाहे तिनो स्ट्रांग थी, बिना वेपन्स के लड़ना उसके लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता था। नॉर्मल कंडीशंस में तिनो ये फाइट जीत जाती, क्योंकि दोनों का लेवल तो सेम था, लेकिन तिनो ने अपने सारे लेवल्स सोलो मिशंस पर गेन किए थे और उसके पास ह्यूमन से लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस था, तो वो बिना वेपन के भी जीत सकती थी। लेकिन गिलबर्ट के पास पेरोरल फ्लेम स्वॉर्ड थी, जो अगर सही तरीके से यूज की जाए तो स्केल्स को उसके फेवर में कर सकती थी, या फिर करती, अगर गिलबर्ट ने अपनी तलवार नहीं फेंक दी होती और बिना हथियार के लड़ने का फैसला नहीं किया होता। ये बिना किसी डाउट के एक डम मूव था, लेकिन गिलबर्ट अपने आप को कम नहीं समझना चाहता था, इसलिए उसने तिनो के साथ बराबर टर्म्स पर लड़ने का सोचा। अब तिनो को पक्का पता था कि वो जीत सकती है, तो उसने कहा, मैं गिलबर्ट को मारने के बाद क्रे के साथ आइसक्रीम लेने जाने वाली हूं। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, तिनो तेज दौड़ती है और गिलबर्ट के चेहरे पर स्ट्राइक करती है। गिलबर्ट पहली स्ट्राइक से बच जाता है, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर एक जोर की किक लगती है जो उसे उड़ा देती है, बिल्कुल पिछली बार की तरह। ऐसा लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन गिलबर्ट को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि वो फिर से उठता है और दोबारा लड़ने के लिए चार्ज करता है। वो कुछ खास नहीं कर पाता और तुरंत तिनो के होल्ड में पकड़ा जाता है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास लड़ने का जज्बा तो था। गिलबर्ट को फाइनली तिनो के होल्ड से निकलने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही वो निकलता है, एक जोर का चॉप उसके सिर के पीछे लगता है और वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। इस बार वो वापस नहीं उठने वाला। तिनो जीत का जश्न मनाने लगती है और क्रे को थैंक्स बोलती है कि उसने उसे इतना स्ट्रांग बनाया, हालांकि क्रे ने कभी उसकी ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं किया। ग्रेग और रुडा डिसबिलीफ में रह जाते हैं कि तिनो इतनी स्ट्रांग है, और गिलबर्ट अब तक ये रियलिटी फेस नहीं कर पा रहा कि कोई उससे ज्यादा पावरफुल है। जब से उसने तलवार उठाई थी, उसे लगता था कि वो एक दिन हंटर बनने के लिए डेस्टिन है। जब उसने ट्रेनिंग शुरू की थी, तो प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन के स्किल लेवल्स को इजीली सरपास कर दिया था। जब वो फाइनली इतना बड़ा हो गया कि हंटर के रूप में रजिस्टर हो सके, तो वो कैपिटल आया और एक छोटी सी पार्टी बनाई वॉल्स को क्लियर करने के लिए। अब तक उसने कभी हार नहीं देखी थी। तिनो को चाहे वो पसंद नहीं करती, लेकिन वो अप्रिशिएट करती है कि गिलबर्ट एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है, तो उसने उसे एनकरेज किया, अगर फाइट करते रहना है तो अपनी तलवार उठाओ। लेकिन गिलबर्ट अपने प्राइड की वजह से रिफ्यूज कर देता है और तिनो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि फूलिश प्राइड जैसे फीलिंग्स तुम्हें कभी कभी मरवा भी सकते हैं। गिलबर्ट चाहे मान ना चाहे, लेकिन तिनो बिल्कुल सही थी। अगर ये एक रियल फाइट होती तो वो अब तक कई बार मार दिया जाता। उसे फाइनली फेस करना पड़ता है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो सोचता था। तभी क्रे उसे बुलाता है और गैस करता है कि गिलबर्ट ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी होगी स्ट्रेंथ के डिफरेंस की वजह से। गिलबर्ट शॉक्ड होता है, क्योंकि क्रे बिल्कुल सही कह रहा होता है। क्रे समझाता है कि उसकी पार्टी में भी एक ऐसा ही इश्यू आया था, हालांकि उसने कभी छोड़ा नहीं, चाहे वो चाहता भी हो। गिलबर्ट इस बात को गलत समझ लेता है और सोचता है कि क्रे अपने टीममेट से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, और ग्रीविंग सोल कैपिटल की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। इससे गिलबर्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मीनिंग बदल जाता है। क्रे तभी गिलबर्ट की तलवार को देखता है और उस पर हल्का सा टैप करता है, ये देखने के लिए कि वो क्या कर सकती है। फ्लेम्स तलवार से निकलने लगती हैं क्रे के कमांड पर। गिलबर्ट शॉक्ड होता है, क्योंकि जब से उसके पास ये तलवार है, उसने कभी इतनी बड़ी फ्लेम्स नहीं देखी थी, ना ही वो कभी फ्लेम्स को इतना कंट्रोल कर पाया था जितना क्रे ने किया। और क्रे ने तो तलवार को हैंडल से पकड़ा भी नहीं था। इस दुनिया में मोनोम मटेरियल एक कोर्स सब्सटेंस है, और हालांकि वो हर जगह होता है, वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। लेकिन ट्रेजर वॉल्ट्स के अंदर मोनोम मटेरियल कंडेंस हो जाता है अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में। इसके बारे में अब तक बहुत कुछ समझा नहीं गया है। व्हाइट वुल्फ्स डैन ऐसे ही खजाने के गुफाओं में से एक है, और कहा जाता है कि वहां खून में डूबे हुए वुल्फ फैंटम्स पैदा होते हैं। क्रे खुश था कि उसने दूसरों को भेजा और खुद को वहां नहीं जाना पड़ा। एवा उससे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है इनएक्सपीरियंस हंटर्स को वुल्फ्स डैन भेजना सही डिसीजन था? लेकिन क्रे को लगता है सब ठीक होगा, क्योंकि यह डैन बस लेवल 3 का है और उन चारों के स्किल्स काफी अच्छे हैं। वैसे भी क्रे एवा का थैंक्स करना चाहता है गिलबर्ट के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब क्रे ने रैंडमली उसके पास्ट के बारे में गैस किया, तो गिलबर्ट का रिएक्शन देखना बहुत फनी था।
एवा खुश थी कि वो मदद कर सकी, लेकिन उसने सुना था कि क्रे ने गिलबर्ट के रेलिक्स को एफर्टलेसली यूज किया और वो ये जानना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया। क्रे समझाता है कि वो रेलिक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। गिलबर्ट, जो इनएक्सपीरियंस था, वो भी बिना ज्यादा ट्रेनिंग के यूज कर पा रहा था, तो क्रे को नहीं लगता कि उसने कुछ खास किया। फिर भी क्रे को रेलिक्स कलेक्ट करना सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए वो सीरियसली सोच रहा था कि गिलबर्ट से तलवार खरीद ले। लेकिन एवा तुरंत मना कर देती है, क्योंकि क्रे अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रेलिक्स कलेक्ट करने में उड़ा रहा है। क्रे के पास ऑलरेडी एक मैसिव कलेक्शन है, तो एवा समझ नहीं पाती कि उसे एक और रेलिक क्यों चाहिए। क्रे समझाता है, हर रेलिक यूनिक होता है अपने तरीके से। चाहे मेरे पास 20 से ज्यादा रेलिक रिंग्स हो, मैं हमेशा और ले सकता हूं। एवा को समझ आता है कि क्रे से इस बात में बात नहीं बनेगी, लेकिन चाहे उसकी इनकम अच्छी हो, वो नहीं चाहती कि वो सब पैसा रेलिक्स पर उड़ा दे। ग्रीविंग सोल पार्टी के सारे प्रॉफिट्स मेंबर्स में इक्वली डिवाइड होते हैं, चाहे क्रे कुछ करे या ना करे, उसे मंथ के एंड में अच्छा खासा पेचेक मिलता है। क्रे अपने रेलिक कलेक्टिंग को छोड़ना नहीं चाहता, तो जब उसे एक रेलिक को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, वो इस बात को एक्सक्यूज बनाकर कन्वर्सेशन से निकल जाता है। वो एसोसिएशन के एक मेंबर के पास जाता है और थोड़ी मदद मांगता है अपने रेलिक को मैजिक से चार्ज करने के लिए। एसोसिएशन खुशी से हेल्प करती है, क्योंकि क्रे उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। जब क्रे का रेलिक चार्ज हो रहा होता है, एक बंदा उसे बताता है कि नॉर्थ रोड पर एक रोप फैंटम आया था और उसने एक कारवां को डिस्ट्रॉय कर दिया। 3 लेवल 3 हंटर्स कारवां को गार्ड कर रहे थे, तो फैंटम काफी स्ट्रांग होगा। अब थर्ड ऑर्डर नाइट्स एक एक्सटर्मिनेशन पार्टी के लिए लोग रिक्रूट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो फैंटम एक वुल्फ था और वो व्हाइट वुल्फ डैन के पास का एरिया था, तो वो वहां से ही आया होगा। हो सकता है वहां वुल्फ का मास स्पॉनिंग हो रहा हो, इसका मतलब वो जगह दुश्मनों से भरी हुई है, और जो भी वहां नीचे होगा, उसके लिए सिचुएशन बुरी हो सकती है। क्रे अपनी चिंता को साइड करने की कोशिश करता है और सोचता है कि तीनों की पार्टी ठीक ही होगी। लेकिन फिर जो लोग उसके साथ बैठे होते हैं, वो बात करने लगते हैं कि व्हाइट वुल्फ डैन के मॉन्स्टर्स रिसेंटली काफी स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए एसोसिएशन सोच रही है कि उसका थ्रेट लेवल बढ़ाया जाए। दरअसल एक लेवल 5 लांसर्स पार्टी उस वॉल्ट में मिसिंग हो गई थी, तो कोई भी लेवल 5 से कम का बंदा वहां नहीं संभाल सकता। अब क्रे को भी टेंशन होने लगती है और वो अपना पहला क्वेस्ट चेक करता है जो उसे मिला था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे लेवल 5 लांसर और उसकी पार्टी को रेस्क्यू करना था। उसे पहले क्वेस्ट की डिटेल्स पढ़नी चाहिए थी, तीनों और दूसरों को नीचे भेजने से पहले। लेकिन अब उन्हें वापस बुलाना भी लेट हो चुका है। जो लोग टेबल पर बैठे थे, वो क्रे के स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस करते हैं और पूछते हैं, क्या कुछ गलत है? तब क्रे उन्हें बताता है कि उसने तीनों को व्हाइट वुल्फ डैन में भेजा है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने तीनों को, जो सिर्फ लेवल 4 है, एक ऐसे वॉल्ट में भेजा जो एक लेवल 5 पार्टी तक हैंडल नहीं कर पाई। उन्हें लगता है क्रे ने यह जानबूझकर किया, तीनों की ट्रेनिंग का हिस्सा समझकर, क्योंकि कौन सा इररेस्पॉन्सिबल टीचर अपने स्टूडेंट को बिना रिसर्च के इतने डेडली मिशन पर भेजेगा। क्रे तुरंत उठता है और कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। जैसे ही वो हॉल्स में जाता है, उसे पैनिक अटैक होने लगता है। वो अपने आप को समझाता है, तीनों काफी स्किल्ड है, तो वो शायद इसे हैंडल कर लेगी, और गिलबर्ट भी स्ट्रेंथ में उसके बराबर है, जब तक वो अपनी फ्लेम स्वॉर्ड यूज कर रहा है। हालांकि क्रे को याद आता है कि उसने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त स्वॉर्ड की सारी पावर खत्म कर दी थी, तो अगर गिलबर्ट ने बाद में उसे रिचार्ज नहीं किया, तो अब वो स्वॉर्ड बेसिकली यूजलेस है। जब तीनों और बाकी लोग व्हाइट वुल्फ डैन के करीब पहुंचते हैं, तो वो एक खतरनाक ऑरा महसूस करते हैं, जबकि वो अभी तक डैन तक पहुंचे भी नहीं हैं। तीनों को ऐसी चीज का होने का अंदाजा था, क्योंकि क्रे ने ही उसे इस मिशन पर भेजा है, इसलिए उसने एक विल लिख दी थी, इन केस वो मर जाए। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो नहीं मरेगी, क्योंकि ये सब क्रे ने परफेक्टली कैलकुलेट किया होगा। उसका मानना है कि क्रे ने जो लोग इस मिशन के लिए चुने, वो भी केयरफुली प्लान किया होगा। लेकिन ग्रेग को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि क्रे ने उनसे कल ही तो मुलाकात की थी। गिलबर्ट भी एग्री करता है कि ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्रे के बारे में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शायद उसने सब पर रिसर्च कर ली होगी, पहले ही, जब वो मिले भी नहीं थे। असल में, जो पब में इंसिडेंट हुआ था, वो भी शायद उसका हिस्सा था। तो जबकि ये मिशन उनके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, तीनों को पूरा विश्वास है कि क्रे उन्हें कभी ऐसे मिशन पर नहीं भेजेगा, जिसमें उनका जिंदा बचना इम्पॉसिबल हो। पर अफसोस, यही क्रे ने किया है, और अब वो अपने डिसीजन से फ्रीक आउट कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाके उन्हें रेस्क्यू करेगा। तो वो अपने हिडन रूम में जाता है और जितने रेलिक्स उठा सकता है, उठा लेता है। जैसे ही वो निकल रहा होता है, एवा उसे देख लेती है। उसे लगता है क्रे ने जानबूझकर तीनों को उस डेंजरस मिशन पर भेजा था, सिर्फ उसकी टेस्टिंग के लिए। और जबकि क्रे ने यह प्लान बनाया था कि तीनों को मरने का खतरा ना हो, वो अब भी थोड़ा परेशान होगा, इसलिए वो उन्हें चेक करने जा रहा है। एवा नोटिस करती है कि क्रे शोर स्लाइम रेलिक लेकर जा रहा है, जो टेक्निकली इंपीरियल लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन क्रे को पता नहीं है कि वो किस चीज का सामना करेगा, इसलिए वो पूरा तैयार रहना चाहता है। क्रे बैल्कनी पर जाता है और अपना विंगसूट रेलिक पहन लेता है, ताकि वो व्हाइट वुल्फ डैन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जैसे ही वो निकलता है, एवा होप करती है कि क्रे ठीक से वापस आ जाए, क्योंकि पिछला बंदा जिसने वो विंगसूट यूज किया था, वो हेड फर्स्ट एक दीवार से टकरा के मर गया था। ये था एपिसोड 2 का एंड। सब्सक्राइब करें ताकि अगले पार्ट को मिस ना करें।